रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसने सारी पैकिंग रात को ही करनी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमट कर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गई। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, एक दोस्त का तोहफा संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक, और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। अब तक साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर बुद्धि धीरे धीरे उस पर हावी हो रही थी। नमक की पुड़िया ले तो जानी है, पर कैसे? अच्छा, मगर इसे हाथ में ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दें। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वादे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को शायद कहते हैं, फिर वादा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वादा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इन कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इन कीनुओं के ढेर में भला इसे कौन देखेगा? और अगर देख लिया? नहीं जी, फलों की टोकरियों तो आते वक्त भी किसी को नहीं देखी जा रही थी। उधर के केले, इधर के कीनू सब ही ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। उसने कीनू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने पुड़िया को देखा और ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपनी किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया। कुछ देर उकड़ू बैठी वह पुड़िया को ताकती रही और फिर कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता था और देवों, खौफनाक भूतों तथा राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहदों से गुजर जाता था। इस जमाने में तो कोई ऐसी तरकीब नहीं है, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें यह नमक छिपा लेती। उसने एक आ भरी, फिर उन कीनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आस पास और फिर ऊपर, यहाँ तक कि वह बिल्कुल छुप गई। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहका रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज़, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त, बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ थीं जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते, फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं जहाँ हम लोग नहीं आ सकते? उन सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगल जो कस्टम कहलाता था। कल वह लाहौर से चली जाएगी। हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी और यह भी हो सकता है कि अब कभी न आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफ़ेद धूप का दुधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यह हमारी कोठी है, बिजनेस भी, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो आज भी लाहौर है। फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता हुआ उभरता अंधेरा। उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसीरी की खुशबू और मकबरे की सीढ़ियों पर बैठे हुए 2 इंसान से झुकाए चुपचाप उदास जैसे 2 बेजान परछाइयाँ। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में
करवट लेते हुए उसने कीनुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा। उसका हाथ मतलब कीनुओं की टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे कीनू जिसको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। साफिया प्लस फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दे दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफार्म पर टहल रहा था।